सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बैठा हुआ था तो मन में ऐसे ही एक विचार आया कि इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? कभी उस पे भी विचार करूँ। तो विचार करने के बाद जो चीज़ मन में सबसे पहले उभरी वो हुई निंदा करना। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि निंदा करना इस धरती का सबसे आसान काम है। हमें बस तय करना है कि हमें निंदा किसकी करनी है। हमें इंसान की निंदा करनी है, हमें जानवर की निंदा करनी है, हमें भगवान की निंदा करनी है, हमें राक्षस की निंदा करनी है। ये सिर्फ़ हमें तय करना है कि हमें करना क्या है। बाकी हमारे पास 1000 कारण ऐसे आ जाएँगे तुरंत के तुरंत कि ठीक है भैया फला आदमी दिस दैट हो गया। तो जब मैं इस परिप्रेक्ष्य में निंदा के परिप्रेक्ष्य में देख रहा था कि उसमें भी सबसे आसान किसे टारगेट करना है, तो मुझे लगा भारत के इतिहास में यदि किसी को सबसे आसानी से 1947 के बाद टारगेट किया गया, तो वो है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति को लोगों ने निंदा का सबसे उपर्युक्त पात्र माना है। मैं पढ़ता था इतिहास में तो उसमें देखता था कि 4 तरह के परिवर्तन इस समाज में होते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। उस दौरान ये भी पढ़ाया जाता था कि जो सबसे तेज़ परिवर्तन होता है वो राजनीतिक होता है, फिर आर्थिक होता है, फिर सामाजिक होता है, फिर सांस्कृतिक होता है। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन की गति जो होती है वो बहुत धीमे होती है। आप आज भी देखेंगे हमारे यहाँ वो रीत-रिवाज चले आ रहे हैं, जो हो सकता है 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं शताब्दी में चल रहे होंगे। वो आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। राजनीतिक रूप से काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे कि मौर्य वंश आया, उसके बाद क्या कहते हैं वो मध्यकाल आया, मध्यकाल में सामंतवाद जैसी चीज़ें आई, उसके बाद फिर गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद सल्तनत काल आया, मुगल वंश आया, होते-होते अंग्रेज आए और 1947 में भारत आज़ाद हो गया, तो एक नया राजनीतिक क्रम पूरी तरह से चलायमान है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है अगर हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस वक्त राजनीति पे जो हावी है वो है आर्थिक। तो इसका मतलब कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो अर्थ जो है वो राजनीति पे भी हावी हो गई, यानी आर्थिक, यानी पूंजीपति लोग ये तय करते हैं कि सरकार कैसी चलनी है, किस तरह से चलनी है। और ये मैं किसी एक देश के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पूरे विश्व के संदर्भ में कर रहा हूँ। और जिस जगह पे ये नहीं है, जहाँ पे प्योर राजनीति है, वो या तो चाइना बन जाते हैं या तो एक और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं उस देश का नाम नहीं लूँगा, या वो बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज भी वहाँ राजतंत्र है और राजतंत्र कतई मानवता के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे ख़्याल से ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। राजनीति को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि भारतीय फ़िल्मों में अगर किसी को सबसे ज़्यादा बुरा बनाया गया, तो अगर ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय राजनीति, भारतीय नेताओं को सबसे ज़्यादा बुरा व्यक्ति पेश किया गया। दूसरा जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा अभी हो सकता है कि इसमें थोड़ा-सा आप लोग के विचार मुझसे भिन्न हों, लेकिन मैं कई बार अपने मित्रों से भी कहता हूँ, वो किसी भी जात बिरादरी के हों, मैं एक शिक्षक पुत्र हूँ और शिक्षक होने के नाते मेरे पिता के जो संस्कार थे, वो मुझे यही सिखाते हैं कि सब एक बराबर हैं। लेकिन राजनीतिक नफ़ा-नुकसान के चक्कर में कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर मैं निश्छल भाव से कहूँ तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको पॉपुलर होना है राजनीतिक लिहाज से, तो सबसे आसान तरीका है कि आप ब्राह्मण को टारगेट कर लीजिए। कोई भी होगा वो ब्राह्मण को गरिया के नेता बन जाता है। ख़ैर मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, पर मतलब सामान्य रूप से फ़िल्मों में भी सबसे ज़्यादा बुरा चरित्र किसी का दिखाया गया तो वो नेताओं का दिखाया गया, उसके बाद पुलिस का दिखाया गया। आज के उसमें देखें तो मैं भ्रष्टाचार पे नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम इस देश में कोई कर रहा है तो वो पुलिस ही है। हाँ, पुलिस से ऊपर नेताओं को मैं हमेशा मानता आया हूँ और मैं आज भी ये मानता हूँ कि भारतीय राजनीति के जो भी राजनयिक थे, उनकी बदौलत ही आज भी देश अब पूरी तरह से सुरक्षित है, लोकतंत्र में चल रहा है। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हमें लगातार अच्छे नेता मिलते जा रहे हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे। कई बार जब लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, आपको भारतीय राजनयिकों के बारे में और भी गूढ़ अध्ययन करना चाहिए, तो मैं बस उनसे एक ही बात कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950, 49, 50 में लगभग चाइना आज़ाद हुआ, 1947 में ही पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, लगभग उसी कालखंड में ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान भी आज़ाद हुए। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, अगर आप लंदन की बात करेंगे तो वहाँ पे 1600 ईस्वी में
रक्तहीन क्रांति हुई थी। यानी आप जिन देशों से भारत की तुलना सामान्य रूप से करना चाहते हैं, जिन विकसित देशों से करना चाहते हैं, उनको भारत से आज़ाद होने से पहले 200-300 साल पहले आज़ाद हो चुके लोग हैं। और बाद में जिनकी तुलना करेंगे वो एक बहुत ही छोटे देश हैं। लेकिन मैं हमेशा तुलना उनकी करता हूँ जो भारत जिस कालखंड में आज़ाद हुआ है, यदि उसी कालखंड में आज़ाद हुए अन्य लोगों के बारे में सोचा जाए, तो निश्चित रूप से हम उनसे बहुत आगे हैं, मीलों आगे हैं। हमें पकड़ पाना उनके बस का नहीं है। तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट, बहुत ज़िम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय राजनयिक इतने ही गंदे होते, तो भारत को ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान बनने में ज़्यादा समय ना लगता। लेकिन आज भी अगर हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजहों में से सबसे बड़ी वजह भारतीय राजनीति, भारतीय राजनयिक हैं। मुझे किसी पार्टी पे नहीं जाना है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ इस बात को कि हमारी राजनीति को गंदा करने वाले लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यही वो राजनीति है जिसने हमको और देशों से इस कतार में बहुत आगे खड़ा कर दिया है। आप सूक्ष्म अध्ययन करिएगा एक बार, तो आप ये पाएँगे कि इतना विशाल देश, इतनी विशाल जनसंख्या, जो स्वाभाविक है कि इसमें कई उपद्रवी तत्व होंगे, कई अराजक तत्व होंगे, कई परिस्थितियाँ अभिन्न होंगी, कई चीज़ें, मतलब कोई देश, आप ये अच्छे से जानते हैं कि पूरा कोई भी देश 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। ज़मीन यानी भूखंड, बॉर्डर, संविधान, लोग और पाँचवाँ संप्रभुता। तो इन पाँचों चीज़ों को जो सँजो करके रख ले इतनी बड़ी मात्रा में, वो देश भारत ही है। और शायद इसीलिए हमारे कवि, हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे देश प्रेमी सारे लोग कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। और इस बात को मुझे लगता है कि आपको भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।